नमस्कार, मैं आशुतोष आप सभी का डिकोड एग्जाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015। 13 नवंबर 2015 को मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था राजस्व लेखपाल का, उसके प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे, पुराने प्रश्न पत्रों पर चर्चा करेंगे। और आज चर्चा का विषय हमारा होगा सामान्य ज्ञान पार्ट 1। मॉर्निंग शिफ्ट में सामान्य ज्ञान का जो एग्ज़ाम हुआ था उस पर हम लोग उसके प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले के कई वीडियोस में हम लोग काफ़ी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। चकबंदी लेखपाल के प्रश्न पत्रों को हम लोगों ने देखा है। जो भी मित्र हमारे नए हैं, जो अभी तक चैनल को नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट पर जाएंगे। चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है लेखपाल ओल्ड पेपर्स के नाम से, आप वहां जाकर के पुराने वीडियो को देख सकते हैं। उन वीडियोज़ में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल में बेसिकली अंतर क्या है। इस अंतर के साथ साथ सिलेबस की भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, विषय की भी चर्चा कर चुके हैं, प्रश्नों के प्रकृति और कितने प्रश्न आते हैं इस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा के सामान्य ज्ञान के हिस्से का प्रश्न पत्र जो है उसकी व्याख्या सहित उसका हल हम लोग देखेंगे आज के इस सेशन में। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। ऑप्शन है सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों के लिए अनुदान, रक्षा व्यय और आर्थिक सेवाओं पर व्यय। सबसे पहले तो विकास की परिभाषा को आप समझ लीजिए। ये सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर जो व्यय है ये भी विकास की एक श्रेणी है। राज्यों के लिए जो अनुदान दिया जाता है वो भी विकास की एक श्रेणी है। आर्थिक सेवाओं पर जो व्यय दिया जाता है वो भी विकास की। चूंकि रक्षा व्यय जो है ये किस में आता है, ये ऑप्शन देखने के बाद हम लोग आंसर देखेंगे और उसकी व्याख्या देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। इसका सही ऑप्शन है सी। और इस ऑप्शन के आधार पर कि रक्षा व्यय केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है, क्योंकि यह रक्षा विभाग द्वारा खर्च किया जाता है, जबकि सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों का अनुदान एवं अन्य आर्थिक सेवाओं पर व्यय ये केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम क्या है। एक चीज़ तो ये तय हो गई, इस प्रश्न ने कई उत्तर भी दे दिए कि हमारे रुधिर में, रुधिर मतलब खून, रक्त में, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ऑक्सीजन होता है। दूसरा, ये ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? प्रोटीन करता है। प्रोटीन का नाम क्या है? तो ऑप्शन दिया गया है। यहाँ सीधे सीधे उस प्रोटीन का नाम पूछना चाहता है और ऑप्शन क्या दिया है? कोलेजन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और केरोटिन। ये 4 ऑप्शन दिया है। आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। आंसर इसका होगा सी। व्याख्या के अनुसार कि हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा होता है। ऑप्शन सी। हीम लाल रंग का होता है जबकि ग्लोबिन प्रोटीन होता है, और यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2 के साथ मिलकर के क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कौन? हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके बनाएगा कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय गमन या माइग्रेशन। अंतर्राष्ट्रीय गमन को माइग्रेशन कहते हैं। ये क्या है? ये क्या है अंतर्राष्ट्रीय ये गमन, माइग्रेशन क्या है? ऑप्शन है दो देशों के बीच संचलन, या लोगों का शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में संचलन, या देश में लोगों का संचलन, एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों का संचलन। ये पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है। ऑप्शन हमने देखा, इसका आंसर आपके पास है। कमेंट बॉक्स में आप भी साथ साथ यदि आंसर देते चल रहे हैं। प्रश्न उत्तरी श्रृंखला है और इस श्रृंखला का ये इससे पूर्व के भी 3-4 वीडियोस बनाए जा चुके हैं, और इससे पहले के वीडियोस में भी हम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहते थे। प्रश्न यहाँ से हम जारी करते थे आपके लिए, हम ऑप्शन बताते थे और आपका आंसर आता रहता था। इससे आप भी अपनी जानकारी, अपने फैक्ट और अपनी कैपेसिटी को चेक करते रहते थे। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं और उसी टाइमिंग के हिसाब से हम लोग चलेंगे। टाइमिंग आज की स्पीड हम लोगों की थोड़ी तेज़ रहेगी, टाइमिंग हम लोगों की, क्योंकि टाइम मेंटेन करना पड़ता है आपको परीक्षा भवन में, तो आपकी टाइमिंग मेंटेन रहे, आप कॉन्शियस रहें। इसके लिए ऑप्शन एक बार फिर से प्रश्न के साथ कि अंतर्राष्ट्रीय गमन क्या है? देशों के बीच में लोगों का संचलन, लोगों का शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में संचलन,
देश में लोगों का संचलन, एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों का संचलन। इसका आंसर हम लोग देखेंगे, इसका आंसर है आंसर ए, अंतर्राष्ट्रीय गमन देशों के बीच लोगों का संचलन है। एक देशों के बीच लोगों का संचलन अंतर्राष्ट्रीय गमन कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ हम लोग देख लें, ऑप्शन क्या दिया है, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष और 20 वर्ष। उत्तर जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि ऑप्शन बी सही है, यानी कि लोकसभा चुनाव के लिए यदि आप उम्मीदवार बनते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, वोट देने के लिए, अपना मत देने के लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए, यह प्रश्न मैं आपकी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया कथन है। अब आगे ऑप्शन इसको कंप्लीट करेगा। ऑप्शन क्या है, हिंदू लीग के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा, ईसाई लीग के द्वारा या सिख लीग के द्वारा। ठीक, ये ऑप्शन है। बड़ा 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 सिंपल, बड़ा सीधा, बड़ा आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। मैं 1 सेकेंड के लिए यहाँ वेट करता हूँ जी, कमेंट के लिए। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक, चलिए नेक्स्ट। तो इसका आंसर है बी, मुस्लिम लीग के द्वारा। चूंकि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने शुरू किया, और ये किस लिए शुरू किया गया, क्योंकि वायसराय ने 12 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण भेजा था, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार कर लिया था। उसी के विरोध में जिन्ना का यह प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस शुरू हुआ और मुस्लिम लीग ने इसकी शुरुआत की जिन्ना के नेतृत्व में। नेक्स्ट, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? ऑप्शन है 3 मार्च 1922, 13 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922 और 5 मई 1922। 13 मार्च 1922 ऑप्शन ए, 3 मार्च 1922 ऑप्शन बी, 5 फरवरी 1922 ऑप्शन सी, 5 मई 1922 ऑप्शन डी। चौरी चौरा कांड काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी चर्चित रहा, ये एक आंदोलन से भी जुड़ा रहा। इसके आंसर को हम लोग देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। तो चौरी चौरा कांड ऑप्शन सी 5 फरवरी 1922 को हुई, और ये गोरखपुर के पास चौरी चौरा नामक जगह एक है, वहाँ पे एक पुलिस थाने में चौकी में आग लगा दी गई थी। किस लिए कि असहयोग आंदोलन के दौरान गोरखपुर के चौरी चौरा नामक जगह पर भीड़ हिंसक हो गई थी, आंदोलन हिंसक होने लगा था और यह घटना घटी। कहा जाता है कि इस घटना के परिणाम स्वरूप गांधी जी इतने दुखी हुए कि उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, और जैसे ही असहयोग आंदोलन वापस आया, सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जिस समय देश का स्वाभिमान और देश का उत्साह अपने चरम पर था, उसी समय उसे वापस लौटने का आदेश दे दिया गया। ये लाइन नेताजी ने कहा असहयोग आंदोलन के वापस होने पर, और यह घटना इसी काफ़ी उग्र होने के कारण इतिहास में दर्ज हो, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन इस घटना का परिणाम कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने में काफ़ी सहयोग किया। गांधी जी इससे काफ़ी विचलित हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? ऋण विद्युतीय तत्व कौन कौन सा है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सोडियम और ब्रोमीन। ये 4 ऑप्शन है, हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए सही है इसका। सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व फ्लोरीन है, जिसकी विद्युत ऋणात्मक 4.00 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? कैबिनेट स्तर का कौन होता है, इसको हम लोग देखेंगे। ऑप्शन क्या है? विपक्ष का नेता, ए। ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। ऑप्शन सी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन डी, भारत का महान्यायवादी। ये 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं कि निम्नलिखित में कैबिनेट स्तर का कौन होता है। कैबिनेट स्तर का कौन होगा? विपक्ष का नेता होगा, या भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर होगा, या भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, या भारत का महान्यायवादी होगा। तो आंसर होगा इसका आंसर ए कि कैबिनेट स्तर पद विपक्ष के नेता का होता है, जबकि भारत
का महान्यायवादी का कैबिनेट में जांच का अधिकार होता है, और भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर जो वित्तीय या रिजर्व बैंक से संबंधित है, CAG से कैग से आय व्यय का लेखा जोखा रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। प्रश्न को देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। भूमध्य रेखा के उत्तर, मैं एक डायग्राम बनाता हूं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और इसके नीचे 23.5 डिग्री साउथ। तो मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में या भूमध्य रेखा के दक्षिण में। अब ये यदि 0 डिग्री है और 23.5 डिग्री इधर है ये, और कन्याकुमारी यहाँ है, तो सही ऑप्शन आप देखिए क्या होना चाहिए कि मकर रेखा के दक्षिण में है मकर रेखा, जबकि भूमध्य रेखा के और नीचे है। ठीक। भूमध्य रेखा के उत्तर में, ये भूमध्य रेखा नॉर्थ में, कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसके उत्तर में हो नहीं सकता। भूमध्य रेखा के दक्षिण में, तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर रेखा है, मकर रेखा के दक्षिण में ये हो नहीं सकता। इसका मतलब ऑप्शन क्या सही होगा इसका? अब तो क्लियर हो गया ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में तथा कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। भारत चूंकि पंजिया के गोंडवाना लैंड का भाग है, संपूर्ण पृथ्वी को 3 रेखाओं में बांटा गया है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। नेक्स्ट, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई? 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन ए रंगून, आगरा, ग्वालियर या दिल्ली। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप हमारे साथ साथ चलिए, आंसर देते चलिए। यदि पेपर पेन आपके पास हो तो आप आंसर लिखते रहिए, क्वेश्चन को लिखते रहिए। हम कुछ देर रुक करके आपको प्रश्नों के साथ उत्तर, आपसे उत्तर ले रहे हैं, आपको प्रश्न दे रहे हैं। चलिए ठीक है, इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद उसे हडसन ने रंगून निर्वासित कर दिया, जहां 1862 में मुगल बादशाह की मृत्यु हो गई। तो वो जगह कौन सी होगी? रंगून, जहां इनकी मृत्यु हुई। इस हिसाब से ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको याद होना चाहिए, असहयोग आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन है अगस्त कथन के विरुद्ध, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम और नमक कर के विरुद्ध। इसको यदि क्रम से लगाना हो तो कैसे हम लोग लगाएंगे? पहले नमक कर आएगा, गोलमेज सम्मेलन आएगा, अगस्त कथन आएगा, फिर विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम आएगा। ये एक क्रम हो गया। लेकिन अभी चूंकि हमारा प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मुझे लगता है कि ऑप्शन डी सही होना चाहिए, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31 गांधी जी द्वारा वायसराय के सम्मुख रखे गए अपने 11 सूत्री मांगों को नकार देने के कारण गांधी जी ने इसकी शुरुआत की, सविनय अवज्ञा आंदोलन की। और यह आंदोलन अहिंसात्मक ढंग से ही हुआ, और गांधी जी ने इसकी शुरुआत दांडी मार्च से की, और नमक बना करके 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुई। 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी नामक जगह पर गांधी जी ने नमक बना करके नमक कानून तोड़ा, और यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, सबके पास इसका आंसर है, फिर भी मैं ऑप्शन आपको बताता हूँ। नामची सिक्किम, चूरू राजस्थान, मासेनराम मेघालय और चंबा हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर है सी, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा मेघालय के मासिनराम में होती है। चूँकि मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा क्यों होती है ये आपको जानना हो तो डिकोड एग्जाम के इसी चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जा करके इंडियन ज्योग्राफी का मानसून और जलवायु वाला वीडियो देखेंगे, आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पर क्यों होती है, मासिनराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एनपीपी से क्या अभिप्राय है?
एनपीपी से अभिप्राय का मतलब ये फुल फॉर्म केवल नहीं पूछ रहा, ये जानना चाहता है कि एनपीपी किसका शॉर्ट फॉर्म है और इसका क्या अर्थ होता है। ऑप्शन हम लोग देखेंगे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, नेशनल पॉपुलेशन प्रोडक्शन, नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम, नेशनल पॉपुलेशन प्रोजेक्ट। ये 4 ऑप्शन है। आंसर हम लोग देखेंगे, आंसर ए। एनपीपी का अभिप्राय है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, जो जनसंख्या की नीतियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उच्छादन। एक होता है आच्छादन, आच्छादन मतलब ढकना, उच्छादन मतलब अनावरण, आवरण अनावरण। हिंदी का एक बड़ा खूबसूरत शब्द है आच्छादन, उच्छादन। तो यहाँ उच्छादन है मतलब अनावरण, जिसको अनावृत किया जाता है। अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है। किसी भी पदार्थ को जब हम लोग बाहर करते हैं, अनावृत करते हैं, उसको किसी चीज़ से वो ढका हुआ है उसका अनावरण करते हैं, वो जिस चीज़ से वो ढका है उसको जब हटाते हैं तो वायु से जब वो नमी का अवशोषण करता है, वायु से, हवा से जब वो नमी सोखता है तो उस गुण को क्या कहेंगे? प्रस्वेदन कहेंगे, शुष्कन कहेंगे, परासरण कहेंगे या प्रस्फुटन कहेंगे? आंसर इसका होगा ए। उच्छादन पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण गुण प्रस्वेदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दालें किसका अच्छा स्रोत है? दाल हम लोग जो खाते हैं ये किसका अच्छा स्रोत है? दाल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है या वसा पाया जाता है? तो दालें प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। दाल में प्रोटीन काफ़ी पाया जाता है। कौन कौन सी प्रोटीन होती है? तो प्रोलीन और वेलिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है इसमें? वेलिन और प्रोलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं, रिफाइनरी, परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? ऑप्शन दिया है रिफाइनरी, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में जो रिफाइनरी स्थापित की गई वो किसके द्वारा स्थापित की गई? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई, या मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा, या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। ये 4 ऑप्शन हमारे पास है। इसका सही आंसर आइए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सही ऑप्शन है इसका सी, कि मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई है। एक बार फिर से मैं आपको दोहरा दूं कि मथुरा, डिगबोई और पानीपत में जो परिष्करणशालाएं, रिफाइनरी जो स्थापित की गई है वो किसके द्वारा? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है? संविधान की आत्मा का जब एक प्रश्न आता है कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, पूरे संविधान की यदि हम बात करते हैं तो संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? ऑप्शन दिया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रीय ध्वज, प्रस्तावना या मूल अधिकार। इसका सीधा सा आंसर है कि ऑप्शन सी, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को माना जाता है, क्योंकि इसमें संपूर्ण संविधान का मूल निहित है। आपके संविधान में प्रस्तावना की ही व्याख्या है, प्रस्तावना में ही लक्ष्य और उद्देश्य दोनों स्पष्ट कर दिए गए हैं, उसके रास्तों को और उसकी सुरक्षा, उसकी संरक्षा, सारी चीज़ बाकी संविधान में उसकी व्याख्या की गई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है। इस प्रकार से ऑप्शन सी। आगे हम लोग बढ़ें, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, यहाँ डॉट डॉट दिया हुआ है। तो ये पूछना चाहता है, ये सीधे सीधे पूछना चाहता है कि ये किसके मूल पाठ हैं? चूँकि चारों वेदों के बाद उपनिषद की बात आती है। वैदिक सभ्यता जब हम लोग पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास तो है ही, इतिहास के जानने के स्रोत जब हम लोग पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत जब हम लोग पढ़ते हैं और वैदिक साहित्यों की जब बात आती है, ब्राह्मण ग्रंथ की बात आती है, तो वहाँ पे वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ आदि इन सब चीज़ों की चर्चा होती है। तो यहाँ पूछ रहा है कि शतपथ ब्राह्मण एक और तैत्तरीय ब्राह्मण सामवेद के मूल पाठ है कि अथर्ववेद का, कि ऋग्वेद का या यजुर्वेद का? किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर है डी, यजुर्वेद की 2 शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद था, शुक्ल यजुर्वेद हैं, और शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तरीय ब्राह्मण है। इस प्रकार से शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण किसका हुआ?
किस ब्राह्मण ग्रंथ का मूल पाठ? यजुर्वेद का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? संविधान बनने के बाद मूल कर्तव्यों को, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य जो हम लोग पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट तो हमें याद रहता है, हम उसको पढ़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन मूल कर्तव्यों के विषय में भी हमें अवेयर होना चाहिए। और किस समिति के सुझाव पर मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? आइए देखते हैं कौन कौन सी कमेटी का नाम आता है इसमें। मल्होत्रा समिति, नरसिंहन समिति, राघवन समिति और स्वर्ण सिंह समिति। आंसर इसका हम लोग लेते चले, आंसर होगा डी। मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव 1976 के 42वें संविधान संशोधन में किसने दिया, किसके द्वारा दिया गया? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश किया तो 42वां, देखिए 3 फैक्ट इसमें है। 1976 में कौन सा संशोधन हुआ संविधान का? 42वां संविधान संशोधन हुआ। और किसकी समिति पर इसको शामिल किया गया? स्वर्ण सिंह की समिति पर शामिल किया गया। किसको? मूल कर्तव्यों को संविधान में। इस प्रकार आज हम लोगों का मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था राजस्व लेखपाल का, उसका पार्ट 1 सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।